अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में जनाब, नया दिन है, नया हफ्ता है और उसी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और ये हफ़्ता और बिलखसूस आज का दिन भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा। और आज हम ऐसे ही मौज़ूआत लेकर आए हैं अपने शो में, जिससे जनाब कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ज़िंदगी को हमने सादा और खुशगवार कैसे बनाना है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबकी ज़िंदगियों में ना कहीं ज़रूर जन्म लेता है, और ख़ास तौर पर आज की तेज़ रफ्तार और मसरूफ़ दुनिया में जहाँ हम सब अपनी अपनी दौड़ में मसरूफ़ हैं। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमें जो सुकून और ख़ुशी चाहिए वो हमें सादा ज़िंदगी गुजारने से भी मिल सकती है? क्योंकि हमारे यहाँ सादगी और खुशगवार ज़िंदगी को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग ये समझते हैं कि खुशी का जो ताल्लुक़ है वो बड़ी गाड़ियों के साथ, कीमती कपड़ों के साथ या फिर बड़ी बड़ी आसाइशों से होता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो खुशी है ना, उसका ताल्लुक़ बैरूनी चीज़ों की बजाय अंदरूनी सुकून से होता है। मौलाना रूमी का एक बहुत ही खूबसूरत कौल है कि अगर आप अपने दिल की दुनिया को आबाद कर लें तो बाहर की दुनिया की आसाइशें खुद आपके कदमों में आ जाएंगे। और इसी बात में इस बात का या आज की बात का निचोड़ भी है। और इससे आप ये हरगिज़ मत समझें कि सादगी का मतलब तो ये हुआ कि हम दुनिया छोड़ दें या किसी पहाड़ की चोटी पर जाके बैठ जाएं या अलग थलग रहना शुरू कर दें, बल्कि इसका ये मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी से जितनी भी गैर ज़रूरी पेचीदगियां हैं ना, उनको निकाल दें। यानी दूसरों से बिला वजह का जो मवाजना करना है ना, उनको एटलीस्ट बंद कर दें। दूसरों के पास क्या है क्या नहीं है इस पर सोचना बंद करें। सारा ध्यान उस चीज़ पर दें कि हमारे पास क्या है, हम इसमें किस तरह बेहतरी लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक फरमान है कि नेमतों की कदर करो वरना ये तुमसे छीन ले जाएंगी। और उनकी कदर दरअसल उन पर शुक्र अदा करने से होता है। शुक्र अदा करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें मज़ीद भी अता करेगा। और फिर ये भी कि सादगी इंसान को इंसानियत के करीब लाती है, दूसरों का एहसास दिलाती है। हालात चाहे जैसे भी हों उनमें मुतमईन रहें, उन्हीं में खुशी अपनी तलाश करें। फिर ये भी कि अपने जो ताल्लुकात हैं ना, उनको सादा रखें। ये भी सादगी की एक किस्म ही कहलाती है, क्योंकि ताल्लुकात जितने आसान होंगे ज़िंदगी भी उतनी ही पुरसकून गुजरेगी। बिला वजह की पेचीदगियाँ, परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देती हैं। तो जितनी भी आपको लगता है कि गैर ज़रूरी तवक्कुआत हैं और मुतालबात हैं जो हम रिश्तों के ऊपर से अपने तक लेकर आते हैं, वो ये ख़ास तौर पर जो तवक्कुआत होती है ना गैर ज़रूरी, ये हमारे रिश्तों को खोखला कर देती हैं। क्योंकि सुकून के लिए आसाइशों से बढ़कर सच्चाई, मोहब्बत और माफ़ करने की आदत जैसी चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ तक ज़िंदगी में कामयाबी की बात है, इसमें भी हम बहुत से लोग हैं जो इस फ़िक्री उलझन में मुब्तला रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो जाएगा। हम भूल जाते हैं कि जनाब कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं होता, बल्कि असल कामयाबी वो होती है जो हमें अंदरूनी सुकून और खुशी दे। सुकून कल्ब ही मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, एक डायरेक्शन देनी होगी, ये समझना होगा कि सादगी में ही असल खूबसूरती है और सुकून भी है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू कर दें ना, शुक्रगुजारी अपनाएं और अपने ताल्लुकात में सच्चाई लेकर आएँ, मोहब्बत को फ़ौक़ियत दें, तो मेरे ख़्याल से हमारी जो ज़िंदगी है ना खुद ब खुद खुशगवार होती जाएगी। फिर हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी हम अभी मेहनत करते हैं खुशी तलाश करने में। हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमारी खुशी किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। जब आप बड़े बड़े गोल्स जो अपना मकसद बना लेते हैं ज़िंदगी में और पैसे के साथ या किसी एक्सटर्नल चीज़ के साथ अपनी खुशी को जोड़ देते हैं, तो फिर खुशी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी को थोड़ा सा सादा रखें और तवक्कुआत को थोड़ा सा कम कर दें, अपनी ज़िंदगी से
खुद से या बाकी लोगों से, और कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं या आप अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं उनके अंदर खुशी ढूंढने की कोशिश करें। ये भी एक खुशी की बात है कि जनाब आज का दिन हम गुजार रहे हैं, आज के दिन हमारी आंख खुली है, हम इस एक और नया दिन जो है ना सांस ले रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का एक और दिन हमें मैसर आया है, तो ये भी एक खुशी की बात है। हम कह लें कि अपने पैरों पे चल के ऑफिस आए हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, आज का पूरा दिन हम गुजारेंगे, ये भी एक खुशी की बात है। बस ये है कि आपको खुशी ढूंढनी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कह लें कि बड़ी चीज़ों के साथ अपनी खुशी को वाबस्ता नहीं करना चाहिए, ताकि ज़िंदगी आपकी टफ़ ना रहे बल्कि आसानी की तरफ अपनी ज़िंदगी को लेके जाएं। बिकॉज़ इतना टॉक्सिक माहौल है, इतनी ज़्यादा चीज़ें, परेशानियाँ, मुसीबत और डिप्रेशन, एंजाइटी होती है हमें सारी चीज़ें देख कर अपने इर्द गिर्द, तो इसमें थोड़ी बहुत खुशी का एलिमेंट हमें ख़ुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये आज का पैगाम था और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह आज के शो में भी हम बात करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लेकर आएंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। जनाब पाकिस्तान में ख़ातीन को ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। स्कूल से कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक की तालीम हासिल करने के दौरान भी मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश होते हैं और उन जगहों पर जाने आने के लिए ना रोज़ाना मुख्तलिफ महाज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। और फिर ख़वातीन डिग्री लेकर अक्सर शादी के बाद घर में ही बैठी रहती हैं और उन्हें बहुत से घरों में नौकरी या फिर मुलाजमत नहीं करने दी जाती है, जिससे मुआशरे में जो सिनफी इम्तियाज़ है वो मज़ीद बढ़ता है। और ये तो कहानी एक रुख की है। दूसरा ये है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को उनकी विरासत से हक़ ही नहीं दिया जाता है, उन्हें उन पर दबाव डाला जाता है या ये कहा जाता है कि जनाब उनकी शादी कर दी गई है, उसके ऊपर बहुत सारे पैसे लगे तो लिहाजा वो इस हक़ से दस्तबरदार हो जाए। और अगर ख़ातीन का शौहर वफ़ात पा जाए तो उसे दूसरी शादी के लिए भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। विरासत के हकूक़ से लेकर दूसरी शादी करने तक ना ख़वातीन के लिए कुछ भी करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है। इस अमर पर ही बात आगे बढ़ाएंगे तो जनाब इल्म होता है कि हाल ही में एक ऐसे केस पर अदालत ने फ़ैसला दिया है कि दूसरी शादी करने पर बेवा को नौकरी से महरूम नहीं किया जा सकता। इससे पहले क्या वाकई दूसरी शादी करने पर बेवा या फिर तलाक लेने वाली खातून को नौकरी से महरूम होना पड़ता था? इस हवाले से जो मुआशरे का हमारा रोल है और हमारी ज़िम्मेदारियां हैं वो क्या हैं, आज हमने इस टॉपिक पर बात करनी है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से इस एस्पेक्ट के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि जनाब साइकोलॉजिकली किस तरह ये हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है और कानूनी तौर पर हम किस तरह इन चीज़ों को परसू कर सकते हैं। तो हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद है, सबा शबीर शेख हैं। सब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उसके साथ मियाँ शाहिद अब्बास साहब ने हमारे साथ ज्वाइन किया है आज के शो में, जो कि माहिर कानून है। शाहिद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का जी। शाहिद साहब आप ही से स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये जो भी कल प्रोसीडिंग आई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि बेवा थी और जब उसने दूसरी शादी की, ऑलरेडी वो काम कर रही थी और जब उसने दूसरी शादी की तो उसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए है, उसका भी हक है कि वो नौकरी कर सकती है, या उसको फारिग नहीं किया जाना चाहिए, वो चाहे तलाक ले या फिर वो बेवा हो जाए। तो ये पहले क्या इस तरह के केसेस आते थे या मामलात क्या थे कि फारिग कर दिया जाता था औरतों को? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस तरीके से नहीं है, चीज़ों को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना तो चाहिए। क्या इसका पस मंज़र क्या है? नहीं, पस मंज़र उसमें यह है कि ये खातून कोई कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमा थी। अच्छा। और इसमें ये नहीं था कि भी वो बेवा, उसने दूसरी शादी की है। हाँ। उस वजह से उसको कर दी है, चूँकि वो अपने एक शोहर के उसकी जगह पे आई थी। हाँ जी, उसकी जगह पे काम कर रही थी। अब उसने दूसरी शादी की तो वो जो है वो उसमें अपना इस बात पे जो है ना उसको जो है ना वो नौकरी से फारिग किया गया। क्यों? यही तो समझ नहीं आ रही कि ऑलरेडी चले देखे एक वो अपने हस्बैंड की जगह पे नौकरी कर रही है, उसका हस्बैंड जो है ना वो फौत हो गए, ठीक है। अब उसने कितनी देर बाद शादी की है, दूसरी शादी की, और उसको नौकरी से फारिग कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसीलिए जो है ना हाई कोर्ट में इसमें इसके हक में जो है ना वो फैसला किया गया है।
बाकी रही बात, जो मैं ये कहूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से एक ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि शायद ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, या ख़वातीन के मतलब पहले से कोई कानून मौजूद नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ज्यादती हो रही है, कवानीन मौजूद नहीं है। हम ये कहते हैं कि ख़वातीन के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन ख़वातीन को अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से। ये बात आपकी दुरुस्त है। ख़वातीन के भी मसले दो है ना। एक ख़वातीन वो है जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अच्छा। एक ख़वातीन जो हैं जो अपने मुआशरे में अपने आप को आगे लेकर चलना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, वो चाहती हैं पॉजिटिवली, जिस तरह आप माशाल्लाह बैठी हैं, हमारी बहन बैठी हैं, एक अच्छे तरीके से चलनी है। हमारे यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुल्क की वज़ीर आज़म थी। उसके अलावा आज की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक खातून है। उसके अलावा आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, वो तजारत करती थी। बिल्कुल। और उन्होंने यानी कि वो पूरी तजारत करती थी, फिर वो अपना तजारत करके वो उन्होंने दीन के लिए भी खिदमत की, अपने शोहर की भी खिदमत की। तो अगर कोई ख़वातीन पॉजिटिवली जो है वो काम करना चाहती हैं, और इस मुल्क में पहले भी कवानीन इसमें हैं, लेकिन बात सिर्फ दो चीज़ें आ जाती हैं ख़वातीन के भी हवाले से। एक ख़वातीन उनकी प्रोटेक्शन जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो देखती हैं मगरब की तरफ जाकर। एक ख़वातीन वो हैं जो इस मुआशरे के साथ अपने हकूक के लिए अपने मामलात को लेकर चलना चाहती हैं। उनकी बात ही नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूं उन ख़वातीन की जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उनको गलत है, उनको उनकी विरासत से दस्तबरदार किया जाता है, उन्हें शौहर की उसमें से कुछ भी चीज नहीं दी जाती। मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो कहते हैं मेरे जिस्म मेरी मर्जी। तो है ही नहीं है यहाँ, तो मैं इस बात को नहीं कह रहा। ये बात गलत है, इसीलिए इस्लाम ने उनको अगर हम इस्लामी रूह से देखें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हमने पहले उसको देखना है। उसके बाद पाकिस्तान में जो कवानीन वो ऑलरेडी मुस्लिम फैमिली लॉज हैं, ठीक है, और ख़वातीन के वाले से बहुत अच्छे हैं। उसमें ख़वातीन हम जाते हैं कोर्ट्स में, हम हमारे में वकला में कहते हैं, हम कहते हैं यार जिसने जो है ना बंदे का वकील बनना है ना किसी मर्द का, वो समझ लो केस हरा हुआ है। अच्छा। यानी कि ख़वातीन को पाकिस्तान की अदालतों में भी पूरी प्रोटेक्शन है, मिलती है। बिल्कुल। उनकी विरासत के हवाले से भी प्रोटेक्शन है। गंदे लोग हर तरह के हैं, हाँ जी, ठीक है, उनको अदालतें भी उनको अप्रिशिएट करती हैं। तलाक के हवाले से हैं, वो अपना अगर उनका सामान जहेज का कोई मामला है उसके हवाले से है, मेंटेनेंस है, सारी यानी कि चीजें हैं, और उनमें दिन ब दिन इस्लाहत हुई हैं, उनमें उनको प्रोटेक्शन दी गई है। क्योंकि ख़वातीन में कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस आना शुरू होगी कि हमें ये बच्चों के हवाले से है, गार्डियन कोर्ट के हवाले से है, उसमें भी जो है वो डेली बेसिस पे हम जो है वो हाई कोर्ट में, नीचे गार्डियन कोर्ट में, वो बाप जो होता है वो साइड पे खड़ा होता है, बच्चे जो माँ को दे दिए जाते हैं। बिल्कुल। वो चीज़ों को सारा जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ को जो है वो कानून हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है, मैं यही कह रही हूँ कि हमारे जो कवानीन है, हमारा जो आइन है, वो खवातीन को एम्पावर्ड करता है, बट द प्रॉब्लम इसके अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं, आपका बड़ा अच्छा जुमला ये है, ये बड़ी अवेयरनेस नहीं है जिसको हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक या खवातीन तक पहुँचाने की कोशिश करती हैं कि एटलीस्ट अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है किसी न किसी एंगल से, तो आप उसको उसके हवाले से आवाज़ उठाएं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो पीपीसी है, ठीक है, और इसके अलावा सीपीसी और दूसरी जो भी राइट्स हैं, अच्छा, जितने भी प्रोटेक्ट करते हैं फौजदारी मामलात को, सिविल मामलात को, जितने भी राइट्स हैं, उसमें किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि मेल, बल्कि उसमें पर्सन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये सारे राइट जो मर्दों को हासिल है वो औरतों को भी है। आपकी बात अवेयरनेस नहीं है, खवातीन ये समझती हैं। और दूसरा बात, जो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि जो खवातीन मगरब को फॉलो करती हैं, अब ये नहीं हो सकता कि जो तलाक का हक है वो मर्द को इस्लाम ने दिया है, या इस्लाम ने कहा है, खवातीन को भी कहा कि आप तलाक ले सकती हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द खुला, ठीक है, आप खुला की बेस पर तलाक ले सकती हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता, आप मगरब को देखकर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, अच्छा, कि आप उन चीजों को देखें, फॉलो करने की कोशिश करें, या आप उन चीजों को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करें जो मगरब में हो रहा है। हमारे यहाँ पर औरत के हुकूक हैं अब, लेकिन इस्लाम ने कह दिया कि जी आधा हिस्सा विरासत में, एक हिस्सा खातून का है, 2 हिस्से मर्द के। अब इस्लाम ने कह दिया ना, अब इस्लाम ने ये नहीं कहा
कि आप जो है वो कारोबार करें, चलिए ये मामला करें, क्या है या पॉलिटिक्स करें। साइकोलॉजिकली किस तरह का इम्पैक्ट आता है खवातीन पे, वो बात कर लेते हैं कि जिसमें आप शाहिद साहब कह रहे हैं कि जी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर या खवातीन के ऊपर। एक ऐसा कह ले कि सेक्टर है खवातीन का जिसमें उन्होंने बात की कि मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली खवातीन है, मगरिब को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और वो कहती हैं जी हमें ये भी हुकूक चाहिए, ये भी हुकूक चाहिए। तो क्या ये गलत बात है? देखें, आदमी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जिसको अगर हम बात करने लगे तो इट्स मतलब एक वास्ट टॉपिक है। लेकिन जैसे उन्होंने बात की है शाहिद साहब ने, थोड़ा सा मैं इससे थोड़ा सा निगेट करूँगी। अच्छा। क्योंकि देखिए, जब आप एक आदमी आकर अदालत में खड़ा होता है और एक औरत आकर खड़ी होती है, देयर इज़ अ डिफरेंस। उन्होंने कहा और आदमी का अगर केस लेते हैं तो वो हार जाते हैं, औरत का जीत जाते हैं। सही बात है, मेरी कोई बात ऐसी है नहीं। मैंने दो बातें की, एक इस्लाम की रूह से की है, एक और भी हकीकत है। देखिए, अगर हम इस्लाम और इस्लामिक कवानीन की बात करें तो हमारा इस्लाम बहुत बहुत क्लीन है। बिल्कुल ऐसे वो औरत को जितनी इज्जत देता है वो इस वक्त हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए, औरत को कुछ भी कह दिया जाता है कि इसके सर पे दुपट्टा नहीं है, ये वेस्टर्न बनी हुई है, ये पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर रहती है। आदमी तलाक देने आता है तो दैट्स वेरी फाइन कि हाँ औरत यहाँ गलत होगी, फॉलो नहीं कर रही होगी। जब औरत आती है अपने राइट को करने के, खुला अप्लाई करने, तो उसको कितनी गंदी नज़र से देखा जाए। दिस इज़ बेसिकली इसका जो साइकोलॉजिकल अगर हम देखें तो कितना बड़ा इमेज औरत के ऊपर कितना अफेक्ट आता है। एक तो वो घर से फाइट करती आती है, फिर जब वो अपने राइट के लिए कोर्ट्स बने किस लिए हैं। आई फील के अदालतों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ अदालतों में नहीं, हमारी सोसाइटी में ही नहीं होनी चाहिए। हम सोसाइटी को नहीं ख़त्म कर सकते। अच्छा। लेकिन आई थिंक जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं या हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे जजेस हैं, इन सबको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे सामने एक इंसान खड़ा है, इट्स नॉट औरत या आदमी। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं अच्छा हमारे सामने औरत है तो कोई उसको उसका हक दे देगा, कोई कहेगा यार औरत है इसको प्यार से समझाओ और फारिग करो। लाइक आई यूज्ड टू सी सो मैनी पीपल जो अदालतों में औरतें जाती हैं और वो इतने बुरे से सफ़र करती हैं क्योंकि द मैन इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए, ये वो बातें हैं जो अगर आज हम यहाँ बैठ के नहीं करेंगे तो हमारी औरतें तो पहले ही इन सारी चीज़ों का साइकोलॉजिकली एक औरत के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, वो किस तरह सफ़र कर रही होती है। देखिए, यहाँ ही से ट्रॉमास बनते हैं, PTSD यहाँ से बनता है, डिप्रेशन यहाँ से बनता है। आजकल हमारे मुआशरे में औरतों में डिप्रेशन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो किसी भी जगह जाती हैं, उनके हकूक़ उन्हें देने से इनकार किया जाता है। वो किसी भी जगह जाती हैं तो डिस्क्रिमिनेशन इज़ सो कॉमन। आदमी को ये दे सकते हैं, औरत को ये नहीं दे सकते। देखिए, मेरा बिलीफ ये है कि औरत और आदमी में जो डिफरेंस है ना, बेसिकली यही, ये बचपन से आप देखें। हाँ जी। बच्चियों में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ट्रॉमास बिल्टअप होते हैं, वो यही कि आप रेप केसेस देख लें, अगर जाते हैं अदालतों में तो औरत को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, उसकी उस वक्त जो मेंटल सफरिंग है। अक्सर औक़ात मैंने ये भी देखा है, यूज़ टू सी सो मैनी गर्ल्स जो रेप के साथ आती हैं या मेरे पास वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास के साथ, तो वो बच्चियाँ कहती हैं कि हम गए और मैंने ये बोला जज साहब के सामने कि आई फील डिसरिस्पेक्ट, मेरी इंसल्ट हुई है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि आपकी इंसल्ट रेप से क्या ताल्लुक़ रखती है? व्हाट इज़ दिस? आप एक बच्ची जो कि ऑलरेडी सफरर है, उसकी बॉडी के साथ एब्यूज़ हुआ है, आप उसको कुछ कंसिडर नहीं करते। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बात ये है कि फिर हम यहाँ पे इसको अगर टर्न कर लें, क्या हमारे घरों में भी ये हो सकता है? वी जस्ट डोंट रिमेंबर दिस। हम याद नहीं रखते इस बात को कि ये जो मामला किसी और के घर के हमारी अदालतों में आए हैं या हमारी जगहों पर आए हैं या फैसलों के लिए किसी भी जगह पर आए हैं, तो ये हमारे घरों में भी हो सकता है। तो मतलब ये जो हमारे हकूक़ की अगर बात की जाए तो सबा घर से ही रूल आउट होते हैं, डिस्क्रिमिनेट कह लें कि घर से ही शायद किया जाता है मर्द और औरत को, या बच्चा जब जहाँ पे परवरिश पा रहा होता है, एक बेटा होता है, एक बेटी होती है और वहाँ से वो चीज़ें की जाती हैं। जी बिल्कुल, ओबियस सी बात है। आप देखिए कि पेरेंट्स जब डिसाइड करते हैं कि अच्छा बेटा और बेटी में से बाहर पढ़ने कौन जा रहा है, बेटे को भेज देते हैं, बेटी ने तो दूसरे घर चले जाना। व्हाट इज़ दिस? अब यहाँ से सोचे कि आपकी बेटी के ऊपर कैसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया, उसने लेफ्ट आउट फील किया, उसने लोनलीनेस फील की, उसकी सेल्फ एस्टीम आपने ख़राब की, उसका कॉन्फिडेंस आपके बेटे से ज़्यादा था, आपने वो ख़राब किया।
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए जो घरों में है, जो हमारा मुआशरा है, वो थोड़ा सा अपनी बेटियों की प्रोटेक्शन करने में भी ये चीज़ों को कर जाता है, लेकिन जब बात आती है अदालतों की, कानून की, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये चीज़ अगर प्रैक्टिस होने लगे तो बेहतर हो जाएगी। मेन शुड बी, वो उन्हें पता होगा कि नहीं हमारी वहाँ दाल नहीं गल सकती। लेकिन मैं इस बात पे ये कहूँगा कि ये बात ऐसी नहीं है। अच्छा, शायद इनका अपना साहबा सही कह रही होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा। अदालतों में आप चले जाएं, पुलिस में चले जाएं, सिर्फ औरत इतना बात कह देना कि इस चाहे औरत की ही गलती हो, ठीक है, आप बाहर सड़क पे खड़ी हो जाएं, एक औरत जो है ना वो सिर्फ इतना कहे इसने मुझे छेड़ा है, किसी ने ये नहीं पूछना इसने छेड़ा कि नहीं छेड़ना, उसको पड़ जानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हकूक़ की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी होती है। दस्तबरदार विरासत में, चले विरासत की अगर बात कर ली जाती है तो ख़वातीन को पता भी है कि हमें विरासत में इतना हिस्सा मिलता है, लेकिन फिर भी घर वाले क्या कहते हैं, एक सेंटेंस होता है कि जी हमने तुम्हारी शादी पे इतना पैसा लगा दिया, तुम्हें जहेज़ दे दिया, अब तुम विरासत से हिस्सा नहीं ले सकती, तुम खुद दस्तबरदार हो जो, अब ये हमारा जो है ना हिस्सा बनता है। ये भी कहीं ना कहीं पनपती हैं चीज़ें। तो बिल्कुल पनपती क्या है, ज़्यादातर मैटर्स जो हैं वो विरासत के हवाले से हैं कि एक बात जो है ना वो माइंडसेट बन चुका है कि ख़वातीन को जो है ना वो हिस्सा नहीं देना, ये माइंडसेट बन चुका है हमारे मुआशरे में मोस्टली। और वो जो मर्द है, जो लड़का है, उसको ये कहा जाता है कि ठीक है जी, जो भी हिस्सा, जो आपका शेयर जो है वो मिलना है, आपको मिलना है, ठीक है। और अदालतों में ख़वातीन के हकूक़ को जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाता है। ये नहीं है कि वो ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोई खातून गई है जी। हाँ, उसमें आगे कोई बात ये है कि मोस्टली ये होता है कि वो जो भाई होता है वालद के मरने के बाद, भाई कहता है जी ये तो मुझे वालद साहब हिब्बा कर गए हैं, बिल्कुल, उसको जो है ना वो प्रॉपर्टी को उलझा देते हैं, वो किसी ऐसे मैटर में ले जाते हैं ताकि बहनों को वो हिस्सा ना जाए, वो बहनों को हिस्सा ना जाए। और बहनें जो है वो चाहते, क्योंकि दूसरे घरों में, मैं अभी भी इन दिनों में एक केस कर रहा हूँ, उस केस में ये है कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, भाई कहते हैं कि जी किसी तरीके से जो है ना इस कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो करोड़ों रुपए की है, ना दिया जाए, वो कहते हैं जी किसी भी तरीके से, वो कहते हैं कभी पैसे ले लो, वो कहती है नहीं जी हमें हमारा हिस्सा दो, अगर जायदाद कीमती अगर हुई है तो हमारी भी साथ हुई है ना, बिल्कुल वो कहते हैं उनका हौसला नहीं पड़ता। ये मामला चल रहे हैं हमारे माशरे में जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है, उस पर हमने बात की है। माहिर कानून मियाँ शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात सबा शबीर शेख हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब ये सेगमेंट है हमारा जिसमें हम लाहौर शहर के हवाले से बात करते हैं। तो जनाब जदीद तरीन दौर में भी तारीख़ी शहर तख्ते लाहौर अंधेरे में डुबो दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों व्हीकल्स का बोझ उठाने वाली शाहराहें मुकम्मल रोशन नहीं हैं और लाहौर बागों और रोशनियों का शहर बताने वालों के दावे हवा हो गए। सरकारी सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जनाब स्ट्रीट लाइट्स की ख़राबी का सारा उसमें पोल खोला गया और शहर की 23 अहम तरीन शाहराहें हैं और जिन पर 4000 से ज़ायद लाइट्स के पॉइंट्स मौजूद हैं, मगर उन पॉइंट्स में से 2450 पॉइंट्स की लाइट्स बुझ चुकी हैं और सिर्फ 1940 पॉइंट्स आवाम के लिए रोशनी बिखेर रहे हैं। सरकारी सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अहम शाहराहें हैं जिनकी 56% जो बत्तियां हैं वो गुल हो चुकी हैं, यानी कि रात होते ही आधा शहर लाहौर अंधेरे में डूबा हुआ होता है। तो इसकी वजह से क्या क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं शहरियों को, यहाँ पे इवन दो के ख़ुद इंतज़ामिया को भी, इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए चीफ़ रिपोर्टर इमरान अकबर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। इमरान साहब, लाहौर शहर डूब गया है, कभी हम देखते हैं पानी में डूब जाता है, कभी हम देखते हैं कि कूड़े में डूब जाता है, गंदगी में डूब जाता है, अब वो सूरत हाल बेहतर हुई है तो अब जी अंधेरे में डूब चुका है। क्या मसाइल हैं लाहौर शहर के जो हल ही नहीं होते? देखिए अमनीबा से बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि जैसे ही सुबह होती है तो तब तो सूरज की रोशनी नेचुरल चीज़ आ जाती है, दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है
और जैसे ही मगरिब होने जा रही होती है तो फिर शाम के टाइम जो है वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, जिसके लिए जो घरों से लेकर ऑफिस से लेकर हर जगह पर जो है वो लाइट जो है वो जगमगा रही होती हैं। और लाहौर को हम वैसे भी बागों का, रोशनियों का शहर कहते हैं। वैसे तो कराची नंबर 1 पे था। अच्छा। अब जो है वो लाहौर आ गया। अच्छा। क्योंकि लाहौर भी जो है अब लाइट्स ही लाइट्स हैं, जगह जगह पे ओवरहेड ब्रिज कुछ बुझी हुई हैं, कुछ जल रही हैं, उसी तरफ ही आ रहे हैं। तो अब मसला ये है कि ये लाइट्स की तादाद तो बढ़नी चाहिए। अच्छा। ये तो कई सालों से एक ही फिगर चल रहा है 4,500 के करीब। अच्छा। तो जारी बात है जैसे जैसे ओवरहेड ब्रिजेस बनते हैं, अंडर पासिस बनेंगे, जैसे जैसे ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस का जो है वो हदूद अरबा बढ़ेगा, रूट जो है वो भी देखा जाएगा। नई कोई चीज़ जो है वो क्रिएट होने जा रही होगी तो उसके लिए जगह जगह लाइट्स की ज़रूरत होती है। तो अभी तो हमने सिर्फ 23 अहम शाहराएँ जो हैं उनकी बात की है। अच्छा। पूरे लाहौर में पूरे लाहौर की बात नहीं की है अभी हमने। पूरे लाहौर में 2.5 से 3 लाख लाइट्स हैं जो गली मोहल्लों यूनियन कौंसिल की सतह पर लगी हुई हैं। ओके। यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए भी तमाम लोग जो हैं उनके घरों जहाँ से वो आर्टरी से गुजर के जाते हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तानों के पास, हॉस्पिटल्स के पास, छोटी डिस्पेंसरीज के पास, जहाँ पे लोगों को बताया गया कि यहाँ पे आपको सहूलत मैसर होती है, वहाँ पर लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आबादी है वहाँ पे लाइट का होना जी बिल्कुल बहुत अभी तो ये 23 वो शाहराएँ हैं जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो वो माल रोड है, और वो भी बेचारी गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड अंधेरे में है, 55% लाइट्स बंद है, बुलेवार्ड है, ज़हुलाई रोड है, जहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल्स लगते हैं VIP प्रोटोकॉल्स वहाँ पे बता रहे हैं। शालीमार लिंक रोड है। इसी तरह तमाम जो रोड्स हैं इनको कैप्चर करना जो है वो बल्दिया उज़्मा लाहौर ज़िले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। अच्छा। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब भी कभी कोई बात होती है तो वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती हैं। अभी हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो पिछले साल ही नवंबर दिसंबर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा थे और उन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया। हमारी अभी ख़बर इशू होती थी तो वो ख़ुद सड़कों पे नहर पे निकलते हुए नज़र आते थे कि मेन आर्टरी जो है वो नहर है, किनाल रोड है और नहर ही बंद थी। अच्छा। इधर मैच हो रहा होता था तो सिर्फ वो एक जो रूट लगा होता था उसमें जनरेटर भी नज़र आ रहे हैं। उसमें लाइट्स इतनी ज़्यादा होती थी, नज़र आते हैं। चलिए अच्छी बात है। वो एक प्रोटोकॉल है, वो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, उसको किसी और एंगल से देखा जाता है, मगर बाकी लाइट्स भी ऑन। मगर उन्होंने, मुझे अभी तक याद है, नवंबर से पहले ना एक दिन मुझे कॉल की रात के वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा इमरान ये मैंने नहर पे सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं, अब आप तुम देख सकते हो। अच्छा मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया, मैंने क्या देखना सर, आपने शहर को जगाया है, आप फादर ऑफ सिटी हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारा काम तो है सिर्फ हमने एयर एंड आइज बन के लोगों की और देखना है कि शहर में कोई मसला है या नहीं है, क्या चल रहा है। अच्छा ये अक्टूबर गुजरा, नवंबर दिसंबर आ गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज जो है डीसी लाहौर के स्पुर्द आ गया। राफिया हैदर ने भी काफ़ी मेहनत की, मगर पता नहीं समझ से बाहर है कि जो ये लगाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, इनकी लाइटें चोरी हो जाती हैं, इनकी तारें चोरी हो जाती हैं, कभी इनका जनरेटर चोरी हो जाता है, कभी इनका जनरेटर उड़ जाता है। यानी कि इतने मसाइल हैं कि अब आपने शहर को सहूलत देनी है, उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, टैक्स इकट्ठा करते हैं, शहरियों के पैसे हैं, उन्हीं पे लगाने हैं, तो उन पे लगाने पे अभी जो है लकूना है। ये कहीं ना कहीं ये ख़राब हुई हुई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स, यहाँ पर मेंटेनेंस का मसला है, यहाँ पर चोरी हुई हुई है, क्या मसला है? अच्छा इसमें 2 3 4 बातें इकट्ठी हैं जिनके लिए मसाइल हैं। ये नहीं है कि जो लगाने वाले हैं वो भी जानबूझ के नहीं लगा रहे, जो लगा दी गई हैं उनको जानबूझकर ऑन नहीं किया जा रहा, जो लग गई हुई हैं वो मेंटेनेंस का मसला है। अब ये 23 अहम शाहराएँ हैं जिसमें सबसे बड़ी शाहरा जो है वो नहर है आपकी, वो ठोकर से स्टार्ट होती है और हरबंसपुरा से आगे जाके ख़त्म होती है। अब यहाँ पर ये मसला है कि यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार लाइट लगी हुई है, तो इसमें से आधी से नहीं, मेरे ख्याल से 80% ज़्यादा बंद है, 80% बंद है। अगर धर्मपुरा तक आए ना तो धर्मपुरा से ठोकर से धर्मपुरा तक तो इसको VVIP रूट कहा जाता है कि वहाँ से भी टीमें गुजर के जाती हैं, यहाँ पे भी रियासती नुमाइंदे गुजर के जाते हैं, आगे के इलाके की तो बात ही ना करें।
मतलब धर्मपुरा के बाद तो लोग रहते ही नहीं है। नहीं तो क्या शहरियों को ये सहूलत नहीं मैसर? धर्मपुरा से आगे लोग ही नहीं रहते हैं क्योंकि आगे लाइट ही नहीं है। धर्मपुरा से हरबंसपुरा जहाँ पे रिंग रोड स्टार्ट होता है, अच्छा। जहाँ पे तमाम रियासी नुमाइंदे भी उतरते हैं, एयरपोर्ट साथ लगता है। हाँ। तो जैसे ही आप हरबंसपुरा इंटरचेंज से नीचे आते हैं ना, आप बिलीव करें आपकी गाड़ी की लाइट बंद हो तो आप कहें कि किसी गाँव का मंजर आ जाता है कि मैंने राइट तो नहर है, लेफ्ट पे ग्रीन बेल्ट है, तो वहाँ पे बिल्कुल अभी भी आज रात को भी आप चले जाएं ना, आज रात को भी चले जाएं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पे लाइट्स ही नहीं होंगी। लाइट्स लगी हुई हैं, बंद है। अब किसी न किसी मसले की वजह से ये बात तो मैं ये कहूँगा कि किसी वक्त किसी का रूट बड़े आदमी का लग जाए वहाँ पे तो लगे वहीं तो पे वो तभी खड़ा हो जाए, वो बुला ले सबको कि ये क्या है, होगी फिर उन लोगों के लिए कि लाइट्स ऑन हो सकती ये क्या हो रहा है। अब ये एक मैंने आपको पॉइंट बताया कि कभी आप ना एयरपोर्ट से आकर हरबंसपुरा इंटरचेंज से नीचे उतर आए या शालीमार लिंक रोड से नीचे उतर आए, अच्छा। तो आपको अगर लाइट ही नज़र नहीं आनी, यानी कि लाइट लगी हुई है उसमें बल्ब सिर्फ ऑन करना है तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और लोगों के लिए जो है आसानी पैदा हो जाएगी। नहीं तो फिर वो वाला अगर इतने जंक्शन की बात करें तो क्या वजह है? मेंटेनेंस नहीं है, बल्ब नहीं लगे हुए हैं, जनरेटर नहीं है, क्या वजह है वहाँ का? यही तो बता, ये वो जगह हैं कि जहाँ पे लाजमी होना चाहिए था। देखिए लाइट्स लगी हुई हैं, हाँ। आपका काम है जी, आपसे नहीं हो रहा तो आप आगे लिख फर्द कर लें, आगे भेजें जी, हमने ये काम आगे भेज दिया। हाँ। उसके बाद किसने इजाज़त देनी है जी, फलां बंदे ने इजाज़त देनी है, इंतज़ामिया इजाज़त देती है, इनके पास सब कुछ मौजूद होता है। अगर आपकी लाइट चोरी हो गई है, बल्ब चोरी हो गया है, तार चोरी हो गई है, उसको ठीक कर लें, उसको ठीक कर लें। कितना टाइम लगता है? ये कितने पैसे लगते हैं इसके ऊपर? हाँ, अभी हम उस तरफ ही आ रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। अच्छा, अब देखें कि अगर देखा जाए ना तो जितने भी बड़े इदारे होते हैं, जिस तरह बल्दिया ज़ुमान लाहौर है और ये पूरे लाहौर को कैप्चर कर रहे होते हैं, इनके पास बाकायदा तौर पे इस साइड में पैसे होते हैं। अगर आपको लगता है कि हम पूरी लाइट्स ठीक नहीं कर सकते तो कुछ तो ठीक कर दें जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को। अब एक मैंने ये 100 पॉइंट की बात की है, जहाँ से आप नीचे उतर रहे हैं तो आपको गाड़ी की लाइट बंद हो गई है तो आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, ये गाड़ी की लाइट ही आपको लेकर आ रही है आगे। अच्छा, अगर आप ये लाइटें चलवा दें 4 पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आप देखें इमरान के कितनी चोरियाँ इसकी वजह से होती हैं, आप चोर नहीं पकड़ सक रहे हैं, वहाँ पे लाइट नहीं होती है। आप बिलीव करें, आप नीचे उतरे ना तो कोई पुलिस का कोई नाकाबंदी आ जाए तो जाहिर बात है गाड़ी की लाइट ऑन होती है, तो आप डर जाते हैं एक दफ़ा कि ये पुलिस वाले ही हैं या कोई और खड़ा हुआ है, डाकू ना खड़े हो। बाइक पे भी कुछ ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रही हैं, ऐसे लगता है कि ना कैमरास चल रहे हैं ना लाइट्स चल रही हैं। अब ये देखें कि ये मैंने आपको एक 100 पॉइंट बताया, ये लाइट्स का हर्डल्स देखें, अल्लामा इकबाल रोड देख लें, आपकी मेन रोड है। उसके बाद अगर ये तो हम ना अपने अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, आप वादर रोड पे चले जाएं, आप मुल्तान रोड पे चले जाएं, वहाँ पे आप अल्लामा इकबाल टाउन के अंदर जितनी भी आर्टरीज हैं ना जो मिलाती हैं एक दूसरे को, वहाँ पर चले जाएं। आप जिन्ना हॉस्पिटल के बाहर वाली सड़क पर चले जाएं, मौलाना शौकत अली रोड से जब आप सीधा जाते हैं ना क्रीम ब्लॉक की तरफ से, आपको लाइट्स बंद होती हुई नज़र आती हैं। अगर आप राइवन रोड पे भी चले जाएंगे तो आपको लाइट्स ऑन नज़र नहीं आएंगी। अब मौजूदा सूरत हाल में इनके पास गाड़ियाँ भी हैं, तमाम इक्विपमेंट भी मौजूद है, मगर मकसद फिर वही आ जाता है, जब बात करते हैं तो कहते हैं जी फंड्स नहीं है। अच्छा, वो मेरी इस हवाले से जो लाहौर के डीसी हैं सैयद मूसा रज़ा, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि रिवैम्पिंग जो आ रही है नवंबर की सेकंड वीक में, उसमें हमने तमाम तर जितना भी इसके पैसे हैं एक दफ़ा शहर लाहौर को जगमगाने के लिए, लाइट्स खरीदने के लिए वो रख दिए हुए हैं। जैसे ही वो काम स्टार्ट होगा तो आपको पूरा शहर जो है वो जगमगाता नजर आएगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इसके बरक्स जो है, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, मुझे 1 माह हुआ है, मगर इसमें हमने ना इनको ऑन कर दिया है, थोड़ा सा हमने जो है प्लग इन किया है। हम कह रहे हैं कि जितनी ऑन करवा सकते हो वो लिट ऑन करो, यानी कि इसको लिट कर दो। अब मसला ये नहीं है इमरान साहब कि हमने सिर्फ लाइट्स ऑन करानी, ये है एक कह लें कि जहदे मुसलसल है। हाँ, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि अगर आपने लाइट्स लगा दी हैं, ऑन करा दी, उसके बाद भैया आपने उसको देखना है, टेक केयर करनी है, उसकी मेंटेनेंस देखनी है। अब देखें कि ये ऐसा इशू है, आप कह रही थी पानी में डुबो दिया, आप कह रहे हैं कि जी कभी किसी स्मॉग में डुबो दिया, कभी कचरे में डुबो दिया, पता नहीं किस किस में। अब देखें शहर है, शहर ने रोज़ाना उठना है, मकीनों ने जागना है, और ये सब जितनी भी रात की जो है 6 से 6 बजे तक
या ज़्यादा से 5:30 बजे तक कर लें, जब तक दिन नहीं चढ़ता तब तक यानी कि 11.5 घंटे लाइट्स ऑन करनी है आप। आगे तो सर्दियों में आपको पता है दिन छोटे हो जाते हैं 5 बजे से सुबह 6:30 बजे तक। अच्छा देखें, ये आपने ना मुसलसल जो है इनको 12 घंटे तो कम से कम ऑन करना है। अब 12 घंटे के लिए एक जो सोडियम लाइट है वो 72,000 रुपये की है। अच्छा वो जब लगती है तो जाहिर बात है आपने अपने घर में भी कोई लाइट लगवाते हैं ना, कोई बल्ब लगवा लिया, कोई लाइट लगवा ली, तो क्या बंद हो जाती है अगले दिन? बिल्कुल नहीं होती। अच्छा उसको कम से कम 2-3 माह तो गुजरते हैं ना, फिर वो हल्का हल्का अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो नहीं बंद होगी, वो 6 माह तक गुजर जाएगा। अब यही सूरत हाल मेन शाहराहों की है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है, इन शाहराहों पर इतनी गाड़ियों का लोड होता है, इतनी ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक जैम। आप देखिए बदामी बाग की तरफ चले जाए, आप रावी की तरफ चले जाएं, उसकी एंट्रेंस को देखे वैसे डर लगता है, हालांकि वहाँ पे ओवर हेड ब्रिज बन गया है। सगियाँ चले जाएं, इनके ये ऐसी एंट्रेंस है, यहाँ पे तो जंगल में मंगल होना चाहिए, बंदा अंदर एंटर हो, बंदे को पता लगे मैं शहर के अंदर, मैं लाहौर शहर में आ रहा हूँ। यानी कि देखें मोहब्बत का शहर है, वो क्या कहते थे कि यहाँ पे बुर्जों का शहर है, खिड़कियों का शहर है, दरवाज़ों का शहर है, बागों का शहर है, कुओं का शहर है, खारे पानी का शहर है, मीठे पानी का शहर है। और यहाँ तक कहा गया कि जहाँ पे तुम मिठास से पानी निकालोगे वो मीठा होगा, तो जहाँ पर आप बेदिली से पानी निकालोगे तो वो आपको कड़वा नजर आएगा। तो ये तो लाहौरिये जो हैं ये तो मोहब्बत मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं और सारा दिन अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, मगर इसी सूरत हाल को देखते हुए अगर आपको कोई एक चीज़ नज़र आ गई है, अट्रैक्ट कर रही है, आपको विरसा नज़र आ गया है, विरसे में आप चबुर्जी चौक में चले जाए, आप ड्रोन उठाते हैं, आप एरियल व्यूज़ लेते हैं। अच्छा जब आप एरियल ऊपर लेकर जाते हैं तो आपको लाइट्स नज़र आती हैं, मगर वो शहरों के मकीनों के घरों की होती हैं, उन्होंने अपनी लाइट्स भी लगाई होती हैं। मगर जैसे ही आप एक सड़क पर वो ड्रोन चलाएंगे तो आपको अब तो कोई मसला नहीं है, आपके ड्रोन मौजूद हैं, आपको पता लग जाएगा नंबरिंग कितनी है, कहाँ पर क्या है, आपकी अपनी रिपोर्टिंग है, अब तो कोई मसला ही नहीं है ना। आपने शहर लाहौर को अगर ऑन करना है, एक दफ़ा ऑन करके किसी एक फोकल पर्सन की ड्यूटी ना लगाएं, हर सड़क जो है वो किसी एक फोकल पर्सन को दे दें कि भाई सारा दिन ये तुम्हारे ज़िम्मे है, कल को कोई बात हुई तो NOC दो तो फिर आप जिम्मेदार हो, पीडा एक्ट लगेगा, फलाना काम होगा, ताकि अफसर को पता हो। अब एक अफसर कहाँ कहाँ भाग दौड़ करे, मैं उस तरफ आ रहा हूँ जिस तरफ उनको परेशानियों का सामना है। उनके पास जी 11 से 12 गाड़ियाँ हैं स्ट्रीट लाइट्स की, उन मेन जो हेड ऑफिस है उसकी अपनी गाड़ी ख़राब है, उनके पास पूछा जाता है जी उनकी डीजल के लिए पैसे नहीं हैं। अच्छा। अब बल्दिया उस्मा लाहौर है, ये नोटा सादका बात, नोटा कामों की नोटा, यानी कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। हाँ। और आप रोज़ाना नौकरी पे भी आ रहे हैं, ड्यूटी भी करने आ रहे हैं, तो क्या करके जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ तो करें ना, ताकि काम से काम तो निकले। अब इतना बैड इमेज तो नहीं देना चाहिए ना कि आपकी अगर अट्रैक्ट करती है माल रोड, तो माल रोड पे जितनी कम से कम लाइट्स लगी हैं वही ऑन रखें, उसकी सर्विस जो लाइंस हैं, उसकी आर्टरीज हैं, जो आजकल तो वो भी चल रही है, मैंने देखा है कि सोलर वाली लाइट्स भी चल रही हैं आजकल। देखिए सोलर, देखिए अब ये लाइट्स के ऊपर सोलर लगा हुआ है, क्रिएटिव माइंड किसने देना है? आपको पता है, तो ये क्या नहीं कर सकते? सोलर देखें सारा 12 घंटे सूरज सर पे रहता है, 3 से 4 बजे के दरमियान बताया गया कि जैसे सूरज नीचे जा रहा होगा तो उसके वोल्टेज कम होने शुरू हो जाते हैं, मगर वो इतनी लाइट कंजप्शन हो जाती है कि आप रात सारी गुजार सकते हैं। आप सोलर लगा दें, उसके साथ 1 साल बाद जाकर आपको बैटरीज चेंज करनी पड़नी है, बैटरीज चेंज कर दें, ये फायदा है मेरे ख्याल से, फायदा है कि वो लाइट खराब नहीं होगी क्योंकि उसका सिस्टम ही सोलर के साथ है। अब अगली बात ये है कि आप एक जो रोड्स हैं, देखें हमने कहा जी मॉल रोड, VVIP रोड, जिसके लिए हर साल खुद ब खुद ही 50 करोड़ पे रखे जाते हैं कि इसकी आर्टिस को सेट रखना है मॉल रोड के लिए। यस, आपका देखें प्रेसिडेंट आता है, बाहर से कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, यहाँ आपके रियासती नुमाइंदे आते हैं, सफीर आते हैं, सारे वहीं से गुजरते हैं, वहीं से दाएं बाएं होते हैं। लेकिन उसकी भी देखें जरा लाइट्स इतनी खराब है, फिर ये क्या फायदा फिर इतने ज्यादा पैसे रखने का? आपके लाहौर शहर में सबसे अट्रैक्शन वाली जगह कौन सी है? मिंटो पार्क। आपके लाहौर शहर में अगर बादशाह में आप यहाँ से हिसाब लगा लें, काना में जलसा हुआ, किसको क्या पता लगे काना कहाँ पे है? काना का गांव जो है सुधार गांव कहाँ पे है? अब यही छोटा जलसा भी आप अगर मिंटो पार्क में करेंगे तो वो पूरी दुनिया में पता है, चाहे आप न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं। अब इसी तरह जब आप ये तरही इमारत की तरफ आते हैं, बादशाह मस्जिद की बैक साइड पे आ जाएंगे अभी फोर्ट रोड पे, आपको लाइट्स बंद नजर आएंगी। अगर आप बादशाह मस्जिद की शाही किला वाली साइड पे चले थे, राइट साइड पे, तो वहाँ पे आपको जो है वो लाइट्स बंद नजर आएंगी। अगर आप बादशाह मस्जिद से, शाही किला से, मिंटो पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क से
लेकर अगर आप स्टेशन की तरफ जाते हैं तो आप बिलीव करें वहाँ पे भी आपको लाइट्स बंद नजर इसमें आती हैं। लिखा हुआ है जो मैक्लोड रोड है उसकी तमाम 34 लाइट्स बंद हैं। आप रात को कभी निकले ना तो आपको नज़ारे नजर आएंगे। अच्छा। यानी कि आप रात को ख्वाबों का शहर है लाहौर शहर। किसी ने कोई कबाब लगाए होते हैं, कहीं पे रेडी लगाई होती है, चले कहीं हाल पे क्या है ये नवंबर में क्योंकि स्टार्ट हो जाना है रीवैम्पिंग का लाहौर का मामला, तो हमें नजर आएगा जगमगाता हुआ हमारा शहर। देखिए ये तो आपके मौजूदा डीसी ने कहा ये तो होना ही होना है, क्योंकि रिवैम्पिंग में इसके पैसे रख दिए गए हैं, मगर अभी जो इनके मसाइल हैं वो आपके सामने बता दिए गए हैं कि इनके पास स्ट्रीट लाइट्स के लिए गाड़ियां तो मौजूद हैं। अब ये ग्लव्स नहीं है जिन्होंने जिन ऑपरेटर्स ने जाकर ऊपर लाइटें ठीक करनी है, ग्लव्स नहीं है उनके, कभी कोई मसला पड़ जाता है, कभी कोई मसला पड़ जाता है। अब मैं फिर वहीं पे आऊँगा, अट्रैक्टिव शहर है, मॉडल शहर है, तो उसके लिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस करना होगा ताकि रात का लाहौर भी दिखा लाहौर भी हम दिखा सके। हमारे साथ इमरान अकबर साहब मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। लाहौर शहर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उसकी स्ट्रीट लाइट्स कितनी ख़राब है और कितनी सही है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, यरकान का बालिग अफराद में होना मामूल की बात समझा जाता है, लेकिन ये कम उम्र बच्चों में भी होता है और उनकी सेहत और ज़िंदगी के लिए उतना ही ख़तरनाक होता है जितना बड़े इससे मुतासर होते हैं। बच्चों में यरकान के मसले का अक्सर तब इल्म होता है जब मामला काफ़ी संगीन हो जाता है और फिर उसमें प्रॉपर इलाज करवाने के बजाय सुनी सुनाई बातों पर जो वालिदैन हैं वो अमल करना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। अक्सर वालिदैन बच्चों को खून की कमी होने पर खून लगवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि जनाब मसले की जड़ क्या है। फिर जो बच्चा 1 साल का है उसे यरकान कैसे हो सकता है, जबकि वो या तो मदर फीड पर होता है या तो फार्मूला मिल्क पी रहा होता है। इस हवाले से आज हमने बात करनी है कि अगर छोटी उम्र में अगर 1 साल के बच्चे में या उससे कम उम्र के बच्चे में अगर यरकान हो जाता है तो इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है बच्चे की सेहत के लिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खुज़ैमा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर खुज़ैमा, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस का बड़े अफराद में होना भी एक कह लें कि बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट ना करें तो, और ये बच्चों में भी हो जाना काफ़ी मेरे ख्याल से कि तशवीशनाक अमर है। तो ये जो नौज़ायदा बच्चों में हो जाता है, जब बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी हमने देखा है कि बहुत से बच्चे रिपोर्ट होते हैं कि नौज़ायदा बच्चों में भी हेपेटाइटिस हो रहा है। इसकी क्या वजह है? बच्चों में हेपेटाइटिस होने की वजह क्या? देखिए, इसमें ना पहले समझ लेना ज़रूरी है, हेपेटाइटिस बेसिकली जो आपका लिवर है उसकी इन्फेक्शन होती है। अच्छा, ठीक है। अब इसकी कई टाइप्स हैं, ABCDE, ठीक है, और ये वायरल होता है, मतलब ये वायरस की बेस पे हम डिवाइड करते हैं। इसमें कई दफ़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है शायद ये स्टेजेस पे है। अच्छा। कि जी ये स्टेज 1A है, फिर स्टेज B है, C है, ऐसे नहीं है। ये बेसिकली डिफरेंट वायरसेस हैं। A वायरस है, B वायरस है, CD, E हाँ जी, CD और E है। ये तो हेपेटाइटिस है, ये उससे डिफरेंट है जो कि नौज़ायदा बच्चों को होता है। अच्छा, ठीक है, वो और वजह है। ओके। पहले मैं ज़रा ये वायरसेस की बात कर लूँ क्योंकि आजकल कॉमन है ये, उसके बाद मैं न्यूनेटल जॉन्डिस पे भी आता हूँ। देखिए, जो हेपेटाइटिस A और E है ना, ये है आपका बेसिकली ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि ये आप कह लें कि पानी से या ऐसी खुराक से फैलता है जो कि साफ़ नहीं होती है। जबकि B और C जो है ना, ये ब्लड से फैलता है, या आप कह लें कि जो इन्फेक्टेड बंदा है उसकी सिक्रीशंस में ये मौजूद होता है। तो बच्चों में या बड़ों में जो आजकल के सीज़न में जो बहुत कॉमन है ना, वो A और E है। ठीक है, और उनकी बड़ी वजह जो है ना वो गंदगी है। अच्छा। ठीक है, और इसमें A ज़्यादा कॉमन है और A सवेयर भी ज़्यादा होता है। अच्छा। उसमें बच्चे काफ़ी सिक हो जाते हैं, खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है उनका, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, पेट में दर्द होता है, लूज स्टूल हो सकते हैं। ये सारी अलामात होती हैं और इनमें से आप कह लें कि 10 to 20% बच्चे एडमिट हो जाते हैं इन सारी अलामात की वजह से। अच्छा। और फिर कई दफ़ा अल्लाह माफ़ करे अगर ये ज़्यादा बढ़ता है और उसको बिल्कुल अनट्रीटेड छोड़ा जाता है तो ये डेंजरस भी हो सकता है लाइफ के लिए।
अगर देखा जाए तो 1 साल का अगर बच्चा है या उससे छोटा बच्चा है, या तो वो सिर्फ माँ का दूध पीता है, मदर फीड पे होता है, या फिर फार्मूला मिल्क पे होता है, तो उसमें कैसे गंदगी आ सकती है और उसमें कैसे बच्चे को यरकान हो सकता है? देखिए, जो 1 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनमें इसकी शरह है भी कम एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो कि 1 साल से लेकर 7, 8 या 10 साल तक के। ठीक है। लेकिन उनमें कैसे आ सकती है, देखिए अगर आप ओवरऑल माहौल देखें, 100% मदर फीड पे मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त बच्चा होता है कोई ना कोई, साथ में कुछ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी चल रही होती है। अब कई दफ़ा गंदगी वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा। ठीक है, जो पानी यूज़ कर रही है उसकी मदर, उसके लिए जो उसमें चीज़ें बना के देती है, या फ़र्ज़ करें मदर फीड के अलावा वो फार्मूला के ऊपर भी है, हाँ। तो उसमें भी पानी यूज़ होता है जी। कई दफ़ा गंदगी वहाँ से भी ट्रांसमिट हो जाती है। अच्छा। या घर में किसी बड़े बहन भाई को है और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है तो भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जो मदर फीड पे प्रीडोमिनेटली बच्चे होते हैं और लेस देन 1 ईयर के होते हैं, जो कि जिनकी खुराक दूसरी कम है, हाँ। उसमें इसकी शरह कम है। अच्छा, बट है फिर भी है तो सही। इसलिए हेपेटाइटिस ए की जो रिकमेंडेशन है ना वैक्सीन की, दैट इज़ एट द एज ऑफ 1 ईयर। अच्छा। यानी 1 साल की उम्र में वो कहते हैं बच्चे को हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। क्योंकि एक तो ये है कि उसकी इफेक्टिवनेस भी उसके बाद आती है और बच्चा एट रिस्क भी उस पर बढ़ जाता है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल है। उसकी वजह ये है कि हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, कुछ मतलब आप कह लें कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, फिर इतने ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। अब आप देखें ना पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा मीज़ल्स नहीं है, पाकिस्तान में 6 माह से कम बच्चों में भी मीज़ल्स रिपोर्ट हुआ। तो इसी तरह ये भी वायरल इलनेसेस हैं जो कि इससे पहले भी रिपोर्ट हो रही है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें कि चले बहुत सी माएँ एहतियात करती हैं बच्चों को लेकर, उनके खाने पीने के हवाले से लेके कि बच्चा कोई ऐसी गंदी चीज़ ना खा ले। पानी भी आजकल आपको पता है कि फ़िल्टर वाला यूज़ किया जा रहा है, या बाहर से लेकर आया जाता है, घर वाला पानी यूज़ नहीं किया जाता। बाकी फैक्टर्स में क्या जो फीडर है, ख़ासतौर पर अगर बच्चे को फीडर दिया जा रहा है फार्मूला मिल्क का, उसकी अगर अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया गया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, फीडर प्रॉपर्ली एक दफ़ा ज़रूर बॉयल करना चाहिए। सही। जिनको अल्लाह ताला ने अफोर्डेबिलिटी दी है वो स्टरलाइज कर लें। तो ये सारा घूम के ना बात सफाई की तरफ आती है कि अगर आप अपनी सफाई और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अच्छी कर लें तो ऑटोमेटिकली आप बहुत बड़ी तादाद की बीमारियों से बच जाएंगे। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि हेपेटाइटिस ए अगर कहीं वेस्ट में रिपोर्ट हो जाए तो उनके पूरी वो जो है ना वो एक्टिव हो जाती है और वो पूरे उसको सफाई करते हैं उस एरिया की कि कैसे वायरस आ गया, कैसे ये वायरस आ गया। और हमारे यहाँ पर ये बड़ी रूटीन की प्रैक्टिस है, कोई मतलब इवन रिपोर्ट भी नहीं होता ही है। ठीक है। अस्पतालों में डेरों के हिसाब से बच्चे आ रहे होते हैं और रिपोर्ट भी नहीं होता कि यार ये हेपेटाइटिस ए है, इवन टाइफॉइड है। तो ये बहुत ही एक नहीं, तो अगर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ या ख़ुद से पहले ही घरों पे टोटके किए जा रहे हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर बच्चे को रखा हुआ है, डॉक्टर को नहीं एड्रेस करवा रहे हैं, तो ये क्या ख़तरनाक भी हो सकता है बच्चे के लिए? उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है क्या? बिल्कुल ही ख़तरनाक हो सकता है अगर इसको इग्नोर किया जाए और प्रॉपर्ली मेडिकल अटेंशन ना ली जाए, क्योंकि ये आपके लिवर को डैमेज करता है और अगर वो डैमेज करता रहेगा तो लिवर फेलियर में जा सकता है बच्चा। और एक दफ़ा लिवर फेलियर में खुदा ना खास्ता कोई चला जाए बच्चा या कोई भी एज वेल, यस बिल्कुल जा सकता है। और उसकी वजह ये होती है क्योंकि देखिए वायरस है, हाँ। वो डैमेज करता है। वो अलग बात है कि इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, मेजॉरिटी लोग रिकवर कर जाते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि आप उन थोड़ी सी परसेंटेज में आते हैं कि नहीं आते हैं। और वो जैसी बात है जब बीमारी बढ़ती है और अगर एक दफ़ा खुदा न खास्ता लिवर फेलियर में चला गया तो उसमें ट्रांसप्लांट के अलावा तो कोई और दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। और ट्रांसप्लांट आपको पता है इतने छोटे बच्चे का इतनी अर्जेंसी में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि एक तो अपनी हाइजीन को सही रखें, ठीक है, अव्वल तो हो ही ना, दूसरा वैक्सीन करवाएं इसकी। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी वैक्सीन ईपीआई में शामिल नहीं की है। अच्छा, ईपीआई में इसकी हेपेटाइटिस की नहीं है? एक ही नहीं है, ई की तो वैक्सीन है ही नहीं, एक ही है ही नहीं, मतलब ईपीआई वालों ने शामिल नहीं किया, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। इवन जो है जो पाकिस्तान और पंजाब पीडियाट्रिक एसोसिएशन है
उसने भी कई दफ़ा गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है कि आप हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन को इंक्लूड करें, और अगर ये इंक्लूड हो जाती है तो भी आप देखेंगे कि एक मेजर डिफरेंस आएगा। जो आपके गैस्ट्रो के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के वार्ड भरे होते भरे हुए हैं वो, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी ज़रूर। अच्छा, अगर हो जाता है बच्चे को यरकान तो क्या किया जाना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उस वक्त ख़ास तौर पर क्या करना चाहिए? देखें, ये डिपेंड करता है सिम्टम्स के ऊपर। अच्छा, अगर तो खुदा ना खास्ता सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्टर के पास ले ही आता है। अब अच्छा छोटा बच्चा है, वो नहीं बता सकता मुझे क्या हो रहा है, क्या सिम्टम्स होने चाहिए जिससे माँ को पता चल जाए? देखें, जो छोटा बच्चा है उसमें भी नज़र तो आ रहा होगा ना कि बच्चा को टॉलरेट नहीं कर रहा है, ठीक हर है। चीज़ वॉमिट आउट कर रहा है, ओके, ठीक है, दर्द में है, फीवर है उसका, येलोनेस आंखों की या स्किन की बढ़ रही है। जब ये सारी अलामात होती है और बच्चा डिहाइड्रेटेड भी हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली वो ले आते हैं जी। लेकिन अगर किसी को लगे कि यार बच्चा येलो होना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा लिथार्जिक है, खा पी भी कम रहा है, तो उनको फ़ौरन एक दफ़ा ज़रूर चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि उसके टेस्ट हो जाए, पता लग जाए कि बीमारी किस स्टेज पे है, अच्छा। सिविरिटी कितनी है, और माँ को या बाप को, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कौन कौन से डेंजर साइंस हैं कि जिसमें आपने फ़ौरन दोबारा इसको चेक करवाना है या एडमिट करवाना है। तो क्या क्या डेंजर साइंस हो सकते हैं? उसमें यही है कि खाना पीना बिल्कुल रुक जाए, ओके, या बच्चा कुछ आप कह लें उसके दिमाग पे असर आना स्टार्ट हो जाए, अच्छा, उसका सोने और जागने का पैटर्न तब्दील हो जाए, क्योंकि ये लिवर फेलियर की निशानी है। अगर लिवर फेलियर होता है तो आपका जॉन्डिस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ओके, ठीक है, बच्चे का स्लीप पैटर्न ख़राब हो जाता है, और उसके बाद यही है कि वो बिल्कुल इंटेक नहीं होता, वॉमिटिंग परसिस्टेंट होती है, या अगर ज़रा बड़ा बच्चा है और बोलता है तो वो उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, ओहो, तो इस तरह के अगर साइंस एंड सिम्टम्स आए तो आपको दोबारा से डॉक्टर के पास बिल्कुल। रश करना चाहिए, ये तो आपको वेट admission नहीं करना करना है, चाहिए। अच्छा, इसका फिर ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अगर इनिशियल स्टेज पे बच्चे को लेके आ जाता है डॉक्टर के पास तो क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है कि जो ठीक कि है। टारगेट करे इसको हेपेटाइटिस ए को या जी। हेपेटाइटिस ई या उसको, लेकिन ये है कि इसमें सारा ट्रीटमेंट है सपोर्टिव, कि अच्छा, रिहाइड्रेट रखा जाए, ओके, ठीक है, ग्लूकोज लेवल देखे जाएं, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसको देखा जाए, तो बेसिकली ट्रीटमेंट सपोर्टिव है। वायरल इलनेस है, अगर आप 6-7 दिन तक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे तो रिकवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो फिर डर ये है कि खुदा ना खास्ता वो और डैमेजिंग ना हो। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक नहीं है लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, और इसका ख़ास तौर पर अगर हेपेटाइटिस ए हो जाता है बच्चों में तो इसका जो टाइम फ्रेम है वो कितना रहता है? नॉर्मली स्टार्ट होता है तो तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ता तो इलनेस रहती है, ठीक है, उसके बाद महीने में आप कह लें कि टोटल रिकवरी जाके होती है। अच्छा, अब देखें ना, अगर आप इसी बात को गौर करें तो तकरीबन 1.5 महीना एक बच्चे का ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तकलीफ अलग है, रिस्क अलग है, तो यही हम पॉइंट अपना हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि देखें आपका 1.5 माह उस बच्चे का ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम लोग ये वैक्सीन कर लें तो आप बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हैं और फैमिली को टेंशन से भी बचा सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि हेपेटाइटिस हो रही है और सही तरीके से उसको बच्चे को वो नहीं किया जा रहा, ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो निमोनिया भी हो सकता है या टाइफाइड भी हो सकता टाइफाइड का ये होता है कि क्योंकि इनका सोर्स एक है। है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि एक टर्म यूज़ होती है एंटेरिक हेपेटाइटिस। एंटेरिक हम लोग यूज़ करते हैं टाइफाइड के लिए क्योंकि ये आपकी आंतों को इन्वॉल्व करता है। तो एंटेरिक हेपेटाइटिस ये होता है कि साथ ही हेपेटाइटिस है और साथ ही टाइफाइड हो गया। ओह, क्योंकि इसमें अगर आप प्योरली हेपेटाइटिस को देखें तो इसमें एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, लेकिन अगर टाइफाइड साथ हो जाता है तो फिर आपको उसमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। बिल्कुल। हाँ, और उसका तो फीवर भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हाँ हाई होता है और लंबा चलता है। डिस्पाइट ऑफ राइट मेडिकेशन भी वो हफ्ता 10 दिन ले लेता है सेटल होते हुए, ओह, और वो डेंजरस भी ज़्यादा है जब दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई तो। अच्छा, और ये मेजॉरिटी बच्चे को एडमिट करना पड़ जाता है क्योंकि उनको रिहाइड्रेट करना पड़ता है। ये टॉलरेट नहीं कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, वॉमिट आउट कर देते हैं, फीवर बहुत होता है, एब्डोमिनल पेन चल रहा होता है, और ये बच्चे ज़्यादातर सिक होते हैं। ओह, तो ये इम्यूनिटी लेवल उनका लो होता है। इम्यूनिटी लेवल अच्छा भी होना किसी का, तो अगर ये चीज़ें हो जाए तो आप रिस्क पे तो आ जाते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल बंदे की इम्यूनिटी भी जितनी अच्छी हो
ये काफ़ी डैमेजिंग डिजीज़ है। अच्छा, दूसरा, अगर बच्चे को यरकान हो गया है तो उसको किस तरह की डाइट देनी चाहिए? अगर 1 ईयर से अबव है और वो कुछ सेमी सॉलिड खा रहा है चीज़ें, साथ साथ मिल्क भी ले रहा है, बट उसको किस तरह की चीज़ें देनी उसमें चाहिए? ये है कि डाइट आप हर किस्म की दे सकते हैं, सवाई तली हुई चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो घी वाली चीज़ है ना वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, ओके। क्योंकि उसका लिवर इफेक्ट हुआ है। तो बस बाकी यह है कि बेड रेस्ट होता है और उसका ग्लूकोज लेवल सही करना होता है। उसके लिए फ्रेश जूसेस बहुत अच्छे हैं, अच्छा। वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, ओके, ठीक है, ये वाली चीज़ें अच्छी हैं। बाकी रूटीन की डाइट में आप रख सकते हैं उसे, बेड रेस्ट होता है। अच्छा। और अवॉइड आपने करना है यही जो जंक फूड हो गई और फ्राइड चीज़ें हो गई, ये वाली चीज़ें हो इसे अवॉइड करना है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि बच्चा अगर नींद पूरी नहीं ले रहा तो उसके क्या खतरात हो सकते हैं उसकी सेहत के ऊपर? देखिए, अगर नींद पूरी नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, उस डिस्टर्ब रहेगा और फिर एक ही नींद की वजह को लेके उसकी डाइट इफेक्ट हो जाएगी और फिर वो एक सर्कल में फंस जाएगा। वो सर्कल उसको फिर मजीद से मजीद नीचे लेके जाएगा। तो इसलिए एक नींद का पूरा करना बच्चे के, वैसे तो बड़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखते हैं जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो बच्चे ने तो आपको पता है उनकी तो आपकी बढ़ोतरी चल रही है, उनकी वो पूरी बढ़ोतरी इफेक्ट हो जाती है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि बड़ों में अगर यरकान होता है ना तो हम लोग बाबू के पास जाते हैं, हकीमों के पास बहुत से लोग जाते हैं और वो पहले भी मैंने सवाल किया था, हार पहना देते हैं कि वो हार जैसे जैसे लंबा होता जाएगा आपका यरकान ख़त्म होता जाएगा। बच्चों में भी ये होता होगा, लोग लेके जाते होंगे जो डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनको इनको हकीमों के पास या बाबू के पास लेके जाते होंगे, तो उनको भी ऐसे ही हार पहना देते हैं और ये चीज़ें, और वो कहते हैं जी ठीक भी हो गया। देखिए, मैं आपको यही बात अभी बता रहा था कि इस तरह के मिथ्स बहुत है। हाँ, अब आपने बताया जी ठीक हो जाते हैं, मैंने तो आपको अभी बताया कि 80% पेशेंट जो होते हैं हेपेटाइटिस के वो तो घर पे ही मैनेज हो जाते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो आप उन्हें हार पहनाएं या आप उनको जो मर्जी पहनाएं, उन्होंने 80% तो वैसे ही ठीक हो जाना है, बाकी रह गए 20% जो एट रिस्क है, हाँ, उन पे फिर उनका हार भी असर नहीं करेगा। हाँ, और फिर वो कह देंगे, वो भी ये कह देंगे यार ट्राई तो की है लेकिन नहीं इफेक्ट नहीं आया। हो सका। हाँ, तो इसलिए इन चीज़ों में ये मिथ्स ठीक है। हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। और अभी तक जितनी रिसर्च हुई है उसमें यही पता लगा कि एक वायरल इलनेस है। हाँ। और ये कई वायरल इलनेसेस हैं, हम लोग खुद सफ़र करते हैं। देखें, हमें फ्लू होता है, हमें कॉफ होती है, अभी डेंगी को देख लें, डेंगी आ गया, डेंगी हाँ। हो गया, फिर आपका जो है ये कोविड था, जी, कितने लोगों को कोविड हुआ, ठीक हो गया टाइम के साथ, बहुत तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी टाइम लिया। फ्रेम होता है जिसमें आपने रिकवर करना होता है, तो वो उस हार का कोई भी लेना देना उससे नहीं होता तो बस है। हमारा काम ये है कि लोगों को awareness अवेयरनेस दें। डर भी ना जी, दें। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर हुज़ैमा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बच्चों में खास तौर पर हेपेटाइटिस क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उस पर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।